नमस्कार। घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त 10 के एजेंडे में सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां 16 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बड़े बड़े विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव हटाए गए। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव सीएम प्रोटोकॉल को अहम जिम्मेदारी दी गई है। संजय प्रसाद को सूचना और गृह विभाग का जिम्मा सौंपा गया। तो एसीएस सूचना के पद से हटाए गए हैं नवनीत सहगल। नवनीत सहगल बने हैं एसीएस खेलकूद विभाग प्रमुख सचिव। तो ग्राम्य विकास बने हिमांशु कुमार। पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग। आराधना शुक्ला माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयुष विभाग भेजी गई है। अमित मोहन प्रसाद को एसीएस सूक्ष्म लघु उद्यम का जिम्मा दिया गया है। तो कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव राज्यपाल बनी है। मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव पंचायती राज बने हैं। महेश कुमार गुप्ता अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग बनाया गया है। मोनिका एस गर्ग अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग। तो दीपक कुमार प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा का विभाग सौंपा गया। सुधीर महादेव बोबड़े प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग। राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव कारागार। तो प्रशासन और सुधार मुकेश कुमार में श्रम प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग। ये वो जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो यूपी में सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी इस वक्त देखने को मिल रही है। सीएम योगी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद का भाग्योदय। संजय प्रसाद को सूचना के साथ ही गृह विभाग का भी चार्ज दिया गया। सीएम के करीबी अफसर और लंबे समय तक सीएम के साथ रहने का ये फायदा उनको हुआ है। अब सीधे जिले के कप्तानों को टाइट करेंगे संजय प्रसाद। अमित मोहन प्रसाद के रोग से मुक्त हुआ चिकित्सा विभाग। तबादलों में मनमानी और डिप्टी सीएम की अनदेखी पड़ी है महंगी। तो तबादलों में सीएम की जांच कमेटी ने तो अमित मोहन को बचाया है। अपने बैचमेट होने का फर्ज जांच कमेटी ने निभाया। तो वहीं सीएम योगी की परखी नजरों ने बच नहीं पाए अमित मोहन। अब गांधी जी की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे अमित मोहन प्रसाद। तो सीएम योगी अब अमित मोहन प्रसाद को खादी और ग्रामोदय भेजा गया है। आयकर विभाग की रेड का असर एसीएस सूचना तक पहुंचा है। तो कल छापेमारी में एमएसएमई विभाग के अफसरों पर थी आईटी की नजर। नवनीत सहगल के करीबियों पर आईटी की रेड ने सीएम को सोचने का मजबूर कर दिया। तो नवनीत सहगल को इस सूचना के पद से हटाया गया। लंबे वनवास के बाद आईएएस हरिओम की हुई है वापसी। सीएम ने यूपी के समाज कल्याण विभाग की दी जिम्मेदारी। तो आईपीएस के मंत्री बने असीम अरुण के साथ संभालेंगे समाज कल्याण। और सतत जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे अपडेट ले लेते हैं। मनीष, जिस तरीके से ये सर्जिकल फेरबदल देखने को मिला है प्रशासनिक विभाग में, देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मनमाना ढंग देखने को मिल रहा था, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो या अन्य विभाग हो, देखिए किस तरह से फेरबदल किया गया और किस तरह से एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई। देखिए, आमतौर पे जब तबादले होते हैं तो उसमें थोड़ा सा हर आदमी ये नहीं जान पाता है कि उसके पीछे वजह क्या है जी। लेकिन ये जो 16 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स को समझते हैं, अधिकतम लोगों को ये पता है कि इस तबादलों के पीछे की वजह क्या है। अमित मोहन प्रसाद चर्चित नाम है। अमित मोहन प्रसाद अपने करियर में जब से यूपी कैडर के आईएएस हैं, जब से यूपी में हैं, तब से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी वो महत्वहीन या छोटे विभाग में रहे हों, चाहे वो मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार रही हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार रही हो। लेकिन इस बार सीएम की भ्रिकुटी अमित मोहन प्रसाद पे टेढ़ी हुई और उन्होंने एक नजीर पेश की कि यहाँ पर व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका काम इंपॉर्टेंट है। अगर वो काम सही ढंग से नहीं करता है, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, विभागीय मंत्री से तालमेल बना के नहीं चलता है, तो उसे अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उसे खादी ग्राम उद्योग भेजा है इन्होंने और अब एक तरह से गांधी जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे अमित मोहन प्रसाद।
हरिओम, दूसरा नाम हरिओम आईएस हरिओम प्रमुख सचिव हैं, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, लंबे समय से चल रहे थे, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है समाज कल्याण विभाग की। उसके अलावा अगर तीसरा नाम देखें तो आराधना शुक्ला का है। आराधना शुक्ला अपने तबादला सत्र में अमित मोहन प्रसाद के साथ वो भी चर्चा में आई थी। हालांकि बहुत ज्यादा चर्चाएं तो नहीं हुई थी इनकी, लेकिन कहीं ना कहीं गुलाबो देवी जो मंत्री हैं उनसे इनके रिश्ते ठीक नहीं थे, और ये भी कई बार चर्चा हुई थी कि मंत्री से तालमेल बना के काम नहीं कर रही हैं। उसका खामियाजा आराधना शुक्ला को भी भुगतना पड़ा। माध्यमिक शिक्षा जैसे बड़े विभाग से हटाकर इन्हें आयुष विभाग भेजा गया है। जी। महेश गुप्ता जो प्रमुख सचिव राज्यपाल थे, एसीएस राज्यपाल थे, उन्होंने लंबी छलांग मारी है, काफी वक्त तक सचिवालय प्रशासन में बने रहे, उसके बाद सीधे राजभवन चले गए। चूंकि इन्हें सबसे बड़ा एक मौसम विज्ञानी कहा जाता है, जब मौसम अनुकूल नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं अपना जाके ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहां से जब मौसम ठीक हो तो फिर बाहर निकलते हैं। तो सीधे उन्होंने ऊर्जा विभाग में छलांग मारी है, ऊर्जा विभाग पहुंच गए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नाम, पार्थसारथी सेन शर्मा हैं, यंग और डायनेमिक अफसर हैं। अखिलेश यादव के कार्यकाल में बहुत सारा काम किया इन्होंने, उसके बाद सरकार आने के बाद कुछ दिन तक शांत पड़े रहे, फिर केंद्र सरकार चले गए थे, दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर थे, पिछले महीने ही वापस लौटे हैं। उस पर सीएम योगी ने बड़ा भरोसा जताया है, उनको चिकित्सा एवं परिवार कल्याण जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया है जो डिप्टी सीएम के अधीन है, और आप अमित मोहन प्रसाद और डिप्टी सीएम की तलखियां किसी से छुपी नहीं है जी। नवनीत सहगल साहब का जो है उसमें मामला यही आ रहा है कि जो एमएसएमई डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम लोग थे उनके ऊपर आईटी की जो रेट पड़ी है जी। उसके अलावा थोड़ा सा दिल्ली दरबार से ज्यादा करीबियां थी। हालांकि एसीएस सूचना बनाया गया था उन्हें, एसीएस सूचना थे, बड़े बड़े इवेंट मैनेज किए उन्होंने, लेकिन वो ऐसा लगता है कि ज्यादा भरोसा कायम नहीं रख सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरों में, लिहाजा उन्हें भी एक खेल कूद जैसे विभाग में भेज दिया गया। हालांकि जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विकास मंत्रालय था, खादी ग्राम उद्योग था, उसके साथ एसीएस सूचना का जो चार्ज था ये बड़ा महत्वपूर्ण था नवनीत सहगल साहब के पास, उन्हें भी वहां से हटा दिया गया। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के ठीक नीचे वाले दफ्तर यानी 4th फ्लोर पर बैठते थे, सारे विधायकों की, मंत्रियों की, सांसदों की पसंद थे, सीएम के साथ साथ चलते थे, हर एक की बात सुनते थे और तत्काल उस पर निर्णय लेते थे। हालांकि थोड़ा सा जो सूबे के व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा टच में रहते हैं इनके साथ, संजय प्रसाद के साथ, तो उन्हें एसीएस होम का चार्ज दे दिया गया, सूचना उनके पास था ही था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बड़ा फेरबदल हुआ है और सबको ये पता है कि किसे क्यों हटाया गया है। हालांकि 2-3 अफसरों को जिन्हें अतिरिक्त चार्ज दिया गया है इसमें बड़े विभागों का, उसमें थोड़ा सा संदेह है, देर सवेर हो सकता है वो विभाग हटा के किसी और अफसर को दिए जाए। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए कहीं ना कहीं जो कहा जाता था उत्तर प्रदेश को लेकर कि ब्यूरोक्रेट बहुत हावी रहता है, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो बहुत हावी रहते हैं, और मंत्रियों की जिस तरह से अनसुनी की जा रही थी वो भी लगातार 2-3 महीने से, अगर हम नजर डालें तो 2-3 महीने से ऐसे मामले सामने आ रहे थे, और इस वजह से कहीं ना कहीं योगी सरकार का जो मास्टर प्लान था, जिस तरह से भ्रष्टाचार खत्म करना, जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही थी, पारदर्शिता की बात कही जा रही थी, उन सब पर पलीता लगा रहा था। लेकिन अब जब तीसरी आंख कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा खोली गई है, और इस तीसरी आंख के खुलने के बाद ये बड़ा फेरबदल देख रहे हैं। देखिए फेरबदल तो हुआ है, 16 अफसरों का जो तबादला हुआ है उसमें अगर जिसे देखेंगे, जिसे भी बड़े विभागों से हटाकर छोटे विभागों में भेजा गया है तो ये वो वही लोग हैं जो खुद को नौकरशाही का खुदा समझते थे, यानी भगवान समझते थे। उन्हें लगता था कि वही सब कुछ है। मुख्यमंत्री ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय के पे तवज्जो देते थे, ना तो मंत्री के बातों को तवज्जो देते थे, वो अपने विभाग से हिसाब से विभाग चलाते थे। उन्हीं लोगों को बड़े विभागों से छोटे विभागों में भेजा गया। हालांकि उनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, अनुभव अच्छा खासा उनके पास है, उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बने रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की हठधर्मिता, उन लोगों के कामकाज करने का तरीका उन लोगों के लिए मुसीबत बना। और चूंकि योगी आदित्यनाथ इस मामलों में कहीं भी किसी मामले को नजरअंदाज नहीं करते, सही समय आने पर उसका
रिजल्ट जरूर आता है सामने देखने को। इस लिस्ट को देखने के बाद ये पता चल गया, और वैसे भी सारे लगभग सबको पता था कि जो अवनीश अवस्थी के 31 अगस्त के रिटायरमेंट के बाद सूबे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। हालांकि कुछ अफसर अभी भी ऐसे हैं जो अभी बचे हुए हैं। हर घर नल योजना चल रही है, अनुराग श्रीवास्तव हैं, जल शक्ति विभाग का जिम्मा है, 1,20,000 करोड़ का बजट उनके पास है, उसको पूरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ चला रहे हैं। अभी शायद उनकी बातें मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे कई और अफसर हैं, लेकिन कुछ ये समझ सकते हैं आप कि एक बड़ा बदलाव किया है और एक बड़ा मैसेज दिया गया है। बिल्कुल, एक बड़ा मैसेज जरूर दिया जा रहा है कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी होती थी और मनमाना ढंग जो हम देखने को मिल रहा था, वो अब मनमानी योगी सरकार में नहीं चलेगी। और देखिए, इसका असर भी सामने नजर आ रहा है। हमारे साथ एसके भी लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, जिस तरह से एक बड़ा बदलाव, 16 आईएएस के पदों में ये बदलाव, विभागों में बदलाव है, और इस बदलाव का कितना असर अब आगे देखने को मिलेगा? एसके, आप हम देखें तो रुकना था वाराणसी में, लेकिन वो नहीं रुके और सीधे लखनऊ पहुंचे। और उसके बाद देर रात से ही तबादलों का दौर शुरू हो गया था। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें, अगर हम 5 कहें तो पूरा जो एक अफसरों का कॉकस था, जिसमें बड़े पैमाने पर जो अफसर एक दूसरे से कनेक्टेड थे और सारी तरीके की चीजें रहती थी कि वो स्वयंभू हैं और कुछ उनका नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि चीजें जिस हिसाब से मुख्यमंत्री चाहते हैं, जो दिशा निर्देश होते हैं, जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, खास तौर पर सबसे बड़ी बात इसमें एक दिखाई दी कि अगर आपकी जो छवि है वो साफ स्वच्छ नहीं है, या फिर आपके ऊपर किसी तरीके के आरोप हैं, या सीधे तौर पर अगर हम कहें कि काम जो मुख्यमंत्री चाहते हैं, लगातार वो निर्देश भी दे रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी बात सुनी जाए, उनका भी फोन उठाया जाए, उनकी भी काम किए जाए, ताकि वो क्षेत्र में जाकर लोगों को बता सकें कि वो चीजों को करा रहे हैं। लेकिन ये बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर लगातार शिकायतें थी। और आज के अगर हम इस पूरे बदलाव को देखेंगे तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव है। वो अफसर जो माने जाते थे कि जिनका कुछ नहीं हो सकता है, सीधे तौर पर अपर मुख्य सचिव गृह रहे अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा फेरबदल कि उत्तर प्रदेश की अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो जो शासन स्तर के अफसर हैं, सीधे तौर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हमको देखने को मिला है। अगर इसमें हम बड़ी बड़ी चीजें देखें तो सीधे तौर पर अमित मोहन प्रसाद, जो कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य थे, उन पर लगातार आरोप लगे, तबादलों को लेकर आरोप थे, विभिन्न खरीदारी को लेकर लगातार उनके ऊपर आरोप आए। क्योंकि अगर हम बात करें, भी कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम ने जो उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन है उसके वेयर हाउस का निरीक्षण किया था, जिसमें 16.5 करोड़ की दवाइयां मिली थी, उसके चेयरमैन भी अमित मोहन प्रसाद ही हैं। तो लगातार इस तरीके के गंभीर आरोप उन पर आए, लेकिन बड़ा सवाल यही था कि उनका बाल बाका नहीं हो रहा था। सीधे तौर पर उनको स्वास्थ्य जैसे बड़े चार्ज से हटाया गया। क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे वो 2019 का वक्त रहा हो जब कोरोना शुरू हो रहा था, 2020, 2021, ये वो साल रहे जब अमित मोहन प्रसाद मंत्री बदलते गए। अगर हम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों को देखेंगे तो चाहे वो जय प्रताप सिंह रहे हों, या फिर अब ब्रजेश पाठक रहे हों, या उसके पहले सिद्धार्थनाथ सिंह रहे हों, मंत्री बदले लेकिन जो अपर मुख्य सचिव थे वो वही रहे। कहीं ना कहीं उनका बदलाव एक बड़ा बदलाव है। दूसरा बड़ा नाम है नवनीत सहगल का, जिनके पास सूचना का चार्ज था। उसके अलावा एमएसएमई जैसा महत्वपूर्ण विभाग जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ध्यान दे रही है, क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है उसमें भी एमएसएमई का एक बड़ा रोल होगा, वो डिपार्टमेंट भी नवनीत सहगल के पास था। खादी जैसा विभाग जिसको लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि युवाओं की पसंद खादी बनाई जाए, उसको वो विभाग भी नवनीत सहगल के पास था। हालांकि अमित मोहन प्रसाद फिर भी महत्वपूर्ण विभाग पाने में सफल रहे, उनके पास से चिकित्सा स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण विभाग तो जरूर हटा, लेकिन बावजूद इसके एमएसएमई, हथकरघा और खादी जैसा विभाग उनके पास गया। ये एक बड़ी उनके लिए उपलब्धि जरूर है। सबसे बड़ा नाम है संजय प्रसाद का, जो कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब अगर हम देखें तो उनके पास प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के साथ ही गृह जैसा महत्वपूर्ण विभाग है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सीधे तौर पर उनको सूचना जैसा चार्ज भी दिया गया। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की पहली पसंद है। अगर अवनीश अवस्थी के बाद बात करें तो संजय प्रसाद एक बड़ा नाम है और लगातार मुख्यमंत्री की हर आकांक्षाओं को पूरी करते रहे। जो सरकार योजनाएं लेकर चली उनको तेजी के साथ इंप्लीमेंट कराते रहे। जो जनप्रतिनिधि लगातार लोक भवन पहुंचते थे उनसे मिलकर उनकी चीजों का समाधान कराते रहे। यही वजह थी कि निर्विवाद अफसर के रूप में वो सामने आए और मुख्यमंत्री ने उनको बड़ा चार्ज दिया। जहां कल अतिरिक्त प्रभार की बात थी और आज जो आदेश जारी हुआ उसमें सीधे तौर पर
गृह, सूचना और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जैसा चार्ज उनके पास है। सीधे तौर पर एक बड़ा नाम। अगर हम और नामों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार का नाम है। अगर हम उनकी बात करें तो उनको उपसा और यूपीडा, जो कि अवनीश अवस्थी के पास थे, उनका चार्ज भी दिया गया। तो सीधे तौर पर अरविंद कुमार उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह रहे हैं, उसके बाद ऊर्जा रहे हैं और अब वो औद्योगिक विकास हैं। सीधे तौर पर उनका कद भी बढ़ाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री की जो टीम है उसमें अब उन अफसरों को जगह दी जा रही है जो निर्विवाद थे। एक और बड़ा नाम है आराधना शुक्ला का, जिनके पास माध्यमिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव का चार्ज था, लेकिन उनको भी कहीं न कहीं हटाया गया। जहां नवनीत सहगल को खेल डिपार्टमेंट जैसे चार्ज पर भेज दिया गया, वहीं आराधना शुक्ला का चार्ज हटाकर जो बेसिक के अपर मुख्य सचिव हैं उनको बेसिक और माध्यमिक दोनों का चार्ज दे दिया गया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में है और सीधे तौर पर कहीं न कहीं जो लोक भवन है या एनेक्सी है, जहां पर इन अफसरों का एक प्रभुत्व था, माना जाता था कि इनका कुछ नहीं हो सकता है, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कल ये सारी चीजें बता दी हैं। और संभवतः ये एक बड़ी वजह थी कि मुख्यमंत्री कल देर शाम वाराणसी के दौरे को बीच में छोड़कर वापस आए और रात में इस पर मंथन चला। देर रात सिर्फ एक नाम आता है पार्थ सारथी सेन का, जिनको चिकित्सा विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। चूंकि अगर हम बात करें तो अभी तक अपर मुख्य सचिव स्तर पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग चलाया जा रहा था, लेकिन अब अगर हम देखें तो सीधे तौर पर एक नाम आता है पार्थ सारथी सेन का। लेकिन सुबह ही एक दूसरा आदेश आता है जिसमें सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अमित मोहन प्रसाद को हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, सूचना में हो, गृह में हो, यूपीडा में हो या फिर एमएसएमई जैसा डिपार्टमेंट जिस पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है वो डिपार्टमेंट हो, सीधे तौर पर एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आपको जन आकांक्षाओं पर पूरा उतरना है, जनप्रतिनिधियों की बात सुनना है, योजनाओं का तेजी के साथ इंप्लीमेंट करना है। और सीधे तौर पर अगर आप इन चीजों में लापरवाही बरतते हैं या आपके खिलाफ शिकायतें हैं, छापे जैसे अगर आरोप आते हैं तो आपके खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है, आप किसी भी पद पर क्यों ना बैठे हो। यह संदेश आज की इस 16 आईएएस अफसरों की सूची से स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल एसके, देखिए 16 जो सूची आई है आईएएस अफसरों की और जो तरह के बदलाव, जिस तरह के बदलाव देखने को मिले, एक बड़ा संदेश दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ लगातार रेजिडेंट एडिटर मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरीके से आगे इस बदलाव को देख सकते हैं? देखिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, मनमानी ढंग से जो काम चल रहा था वो नहीं चलेगा। अब आगे किस तरह से ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे, आगे उत्तर प्रदेश को किस तरीके से देखेंगे इस बदलाव के बाद? देखिए कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है, मैसेज तो है ही है, लेकिन उसके अलावा ये समझना होगा कि सिर्फ बड़ा कद होना या बड़ा अनुभव होना मापदंड नहीं है। अगर आप सरकार की किरकिरी कराते हैं, अगर आपके कामकाज से विपक्ष आप पर सवाल उठाता है, अगर आप पार्टी के सांसदों विधायकों की बात नहीं सुनते, अगर आप विभागीय मंत्री से तालमेल नहीं बनाते, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर इस तरह से काम नहीं करते तो भी आपका लंबे समय तक चल पाना मुश्किल है। जो भी तबादले किए गए हैं, जो भी बदलाव किए गए हैं, उसमें आप यही समझ सकते हैं। संजय प्रसाद का उदाहरण है। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री थे और उन्हें अवनीश अवस्थी के हटाए जाने के बाद गृह विभाग की जिम्मेदारी देना, साथ ही साथ नवनीत सहगल सूचना एसीएस सूचना थे। ये पहले भी संजय प्रसाद प्रमुख सचिव थे यहाँ पर, लेकिन पहले भी अगर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा सूचना विभाग में होता था तो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और एसीएस इंफॉर्मेशन का होता था। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव सूचना थे, इनका इन्वॉल्वमेंट न के बराबर था विभाग में। तो मुख्यमंत्री ने इनको नवनीत सहगल को हटा के ये भी मैसेज दिया गया है कि कहीं ना कहीं सूचना विभाग के कामकाज में भी कुछ कमियां रही हैं। और जाहिर तौर पर जब अब नवनीत सहगल अगर सूचना में एसीएस के तौर पर नहीं रहेंगे तो संजय प्रसाद का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। पहले सूचना विभाग में कई 3 अफसर थे, 3 आईएएस अफसर थे, अब सिर्फ 2 रह गए। तो ये सब चीजें हैं, तमाम मापदंड हैं और अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये कह रहे थे या जो लोग ये मैसेज पास कर रहे थे कि सरकार बदलती है, नौकरशाह वही रहते हैं, और जो कुछ खास नाम जो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में कुछ खास बैच के अफसरों का जलवा जो हुआ करता था वो हमेशा की तरह कायम नहीं रहेगा। एक ऐसा भी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में जो इन तमाम अपवादों से दूर है, इन तमाम सिद्धांतों से दूर है
और उसे सिर्फ जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं, उसके अलावा जो सरकार की छवि है, उन तमाम चीजों की चिंता है। बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं है। बाकी ये तमाम जो मापदंड है, इन मापदंडों पे खरा उतरना पड़ेगा। और सब जो नई टीम बनी है नए विभागों की, चूंकि वो बड़े विभाग, यूपीडा में अरविंद कुमार को चार्ज दिया गया है। अभी हमारे सहयोगी एस.के. वाजपेयी बता रहे थे कि उनके पास प्रमुख सचिव गृह का भी अनुभव रहा है, उसके अलावा ऊर्जा में भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत सुलझे हैं। आईडीसी भी हैं वो, यूपी के आईडीसी भी हैं, उसका भी चार्ज है। तो कहीं ना कहीं देख के, सोच समझ के और बहुत ही सोच समझ के ये निर्णय लिए गए हैं। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज दिल्ली दौरे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। यूपी में नई टीम और पार्टी की रणनीति पर चर्चा संभव है। यूपी में संगठन की नई टीम पर चर्चा हो सकती है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली दौरा ये पहली बार है। तो देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है उनको, भूपेंद्र चौधरी कमान सौंपने के बाद पहली बार दिल्ली जाएंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। और देखिए, इस मुलाकात के कई मायने हैं, क्योंकि आने वाले 2024 चुनाव को लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में रणनीति बनानी है, कौन सी नई टीम बनानी है और किस तरह से इस चुनाव को कैप्चर करना है, उस पर कहीं ना कहीं मंथन इस दौरान होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता एस.के. वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही दिल्ली से पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एस.के. सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, आज जहां एक तरफ नई जिम्मेदारी दी गई भूपेंद्र चौधरी को, उसके बाद देखिए आज उनका दिल्ली दौरा है। पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात है। और देखिए, कहीं ना कहीं जो मुलाकात है वो आने वाले 2024 चुनाव को लेकर है, क्योंकि कहा जाता है अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की रणनीति और चुनावी रणनीति खासकर बीजेपी की मजबूत होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी चीज ये है कि जैसा कि आप भी कह रही हैं कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश पर होकर जाता है। उसकी वजह ये है कि 403 विधानसभा, 80 लोकसभा, 100 विधान परिषद, उसके अलावा सबसे ज्यादा राज्यसभा, तो सीधे तौर पर एक बड़ा आंकड़ा उत्तर प्रदेश केंद्र से लेकर प्रदेश की राजनीति तक देता है और एक बड़ा दखल उत्तर प्रदेश केंद्र में अपना रखता है। अगर हम इस समय भी बात करें तो रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं और केंद्रीय मंत्री कम से कम हम कहें तो आधा दर्जन उत्तर प्रदेश से हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का फोकस 2024 को लेकर है। उत्तर प्रदेश पर खासा ध्यान है। यही एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती के लिए एक लंबा वक्त लगा, लगातार मंथन हुआ। मंथन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हुआ। लखनऊ के जो फीडबैक थे वो दिल्ली में लिए गए। लगातार अलग अलग स्तर पर नेताओं, चाहे वो डिप्टी सीएम पहुंचे हों, बीजेपी के प्रदेश तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हों या फिर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हों या बीजेपी के संगठन महामंत्री रहे सुनील बंसल, जब वहां पहुंचे तो लगातार इन सारी चीजों को मंथन चला और उसके बाद एक नाम फाइनल हुआ। अब दूसरी बड़ी चीज यह है कि जिस रणनीति के तहत भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी उत्तर प्रदेश की कमान देकर आई है, तो अब आगे की चीजें यह हैं कि वो पद जो कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल डबल चार्ज पर चल रहे हैं, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की, जो कि उपाध्यक्ष भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री भी हैं, उसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जेपीएस राठौर वो सहकारिता मंत्री हैं और बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उसके अलावा बेबी रानी मौर्य प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। नरेंद्र कश्यप जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री है, ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं। तो ये वो नाम हैं जिनको लेकर अब मंथन होगा। सीधे तौर पर बीजेपी की कोशिश है कि 2024 से पहले अपने नेटवर्क को मजबूत किया जाए। वो पद जो डबल चार्ज पर चल रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति को दिए जाएं जो पार्टी के लिए समर्पित रहा हो, पार्टी संगठन की अच्छी समझ रखता हो, लोगों के बीच या संगठन के बीच उसकी स्वीकार्यता हो, सरकार और
संगठन में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता रखता हो। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। निश्चित तौर पर भूपेंद्र चौधरी आज गाजियाबाद में हो, गाजियाबाद के बाद दिल्ली जाएंगे, तो ये एक बड़ा मंथन हमको देखने को मिलेगा और कोशिश भी यही होगी कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की टीम को मजबूत किया जाए। बिल्कुल, कोशिश यही है कि किस तरीके से मजबूत किया जाए, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसके साथ ही आने वाले चुनावों में क्या रणनीति तैयार की जाए और जो किले बीजेपी के अभी कमजोर है उन किलों की मजबूती कैसे की जाए, ये कहीं ना कहीं उस दौरान मंथन के दौरान देखने को मिलेगा। इसके अलावा कितने दिन दिल्ली का दौरा रहने वाला है भूपेंद्र सिंह चौधरी का? फिलहाल अगर हम बात करें तो लखनऊ बीजेपी से जो उनका कार्यक्रम जारी हुआ है वो एक दिवसीय है, मतलब आज का है। तो बहुत ज्यादा संभव है कि वो देर शाम तक लखनऊ वापस आ जाएं या कल सुबह तक लखनऊ आ जाएं। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि निश्चित तौर पर जब भूपेंद्र चौधरी यहां आए उसके बाद जब उनका स्वागत हुआ, उसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सरकार और संगठन के बीच जो लोग पुल का काम करते हैं उनके साथ लगातार उनकी बैठकें हुई, लगातार मंथन हुआ। और पहले से भी वो सरकार में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कि वो दोनों जगहों की चीजों को जानते हैं, चाहे वो संगठनात्मक तौर पर हो या फिर प्रदेश सरकार तौर पर हो। तो निश्चित है कि ये सारा फीडबैक लेकर आज वो दिल्ली गए हैं, जाएंगे और वहां पर जब मुलाकात होगी तो निश्चित है कि इन सारे मुद्दों को लेकर बात होगी। और बड़ी बात यही है कि बीजेपी की कोशिश यही है कि ऐसी टीम उत्तर प्रदेश में तैयार की जाए जो बेहतर परफॉर्मेंस 2024 में दे सकती हो। खास तौर पर बहुत ज्यादा कुछ ना हो तो कम से कम 2014 की जो 73 सीटों की परफॉर्मेंस 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल है उन्होंने जीती थी, कम से कम उस परफॉर्मेंस को वापस दिला सके। उसके लिए पश्चिम का ध्यान रखा गया, जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया, क्षेत्रीय समीकरण बैठाए गए और निश्चित तौर पर भूपेंद्र चौधरी के रूप में बीजेपी की कमान एक जाट वर्ग से आने वाले नेता को दी गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस सीधे तौर पर उन जगहों पर है कि चाहे वो पश्चिम हो, पूरब हो, और हर जगह पर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के साथ ही वो सामंजस्य बिठाया जाए जिससे कि कार्यकर्ताओं में जोश आए और 2024 में बेहतर परफॉर्मेंस की जा सके।